जय हिंद। जल है तो कल है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जल को बचाना कितना है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोग बहुत हल्के में उसको उड़ा देते हैं। जल की मात्रा जो है वो पृथ्वी पर अपार रूप से उपस्थित है, जिस कारण से पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, लेकिन कितना पानी जो है वो पीने योग्य है वो सोचने वाली बात है। देखिए, एक डेटा हमारे पास है, डेटा ये है, ये इसे हम जब देखेंगे, इसे जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो नीला वाला भाग है वो पानी को दिखाता है, खारे पानी को, और जो सफ़ेद वाला भाग है वो ये दिखाता है कि इतना परसेंट जो है वो पानी जो है वो पीने योग्य है। जो 97% जो है वो खारा पानी अर्थात समुद्र में पाया जाता है, लेकिन जो 3% है वही केवल पीने योग्य पानी है। सोचने वाली बात यह है कि जो ये 3% है, इसी को हमको बचा के रखना है और इसी का हमको उपयोग करना है, और पूरे जो धरती है उसका पालन करना है इससे। देखिए, एक दक्षिण भारत का एक राज्य है, विकसित राज्य है, उसका एक शहर है बेंगलुरु। वहाँ पर इस वक्त वाटर क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। वहाँ की जो भूगर्भिक जल है वो उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। वहाँ के जो बोरवेल हैं वो सूख गए हैं, और वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं उन पे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी का इतना संकट हो गया। वहाँ पर ये संकट क्यों उत्पन्न हुआ, उस पर जो बेंगलुरु है उसकी जोग्राफिकल जो सिचुएशन है उसका क्या प्रभाव है इस पर, और क्या मानव का हस्तक्षेप है जिस कारण से यहाँ पे जो है वाटर क्राइसिस आया, और अन्य कौन से शहर हैं जहाँ पे इसकी संख्या जो शंका है कि आने की शंका है आने वाले समय में कि हो सकता है कि यही सिचुएशन वहाँ पर भी आ जाए, वो कौन कौन से शहर हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि किस माध्यम से हम वाटर को बचा सकते हैं। देखिए, कर्नाटक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। जब हम आप देखेंगे तो साउथ में एक पड़ता है। ये यहाँ पर आईटी जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं। ये जो यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं बहुत अधिकतम संख्या के रूप में, जहाँ जैसे दिल्ली और मुंबई है, उसके बाद बेंगलुरु पड़ता है। ये सब बड़े शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यहाँ पे ये संकट आया क्यों, किस लिए आया, ये हम इसमें जानते हैं पहली बार। तो यहाँ जो मेन कारण है वो मानवीय कारण है, शहरीकरण। देखिए, शहरीकरण जहाँ होता है वहाँ पर लोगों की फितरत होती है कि हमको मिट्टी ना लगे, और इसी के कारण से वो क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करवा देते हैं, प्लास्टर करवा देते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं बचती है कि जहाँ पर उनको मिट्टी ना लग जाए, मतलब वहाँ मिट्टी लग जाए उनको चलें तो पैर में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सतह होती है वो पक्की हो जाती है, और आपको पता है कि पक्की सतह जो होती है पानी को नीचे रिचार्ज नहीं कर पाती, और जब बरसात होता है तो वो पानी बह करके नालों के माध्यम से नदियों में चला जाता है, और नदियों में बाढ़ करता है, बाढ़ ले आता है, लेकिन उस पानी का उपयोग नीचे नहीं हो पाता है, अर्थात वो भूगर्भिक जल को रिचार्ज नहीं कर पाता है, और इस वजह से भूगर्भिक जल का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है। यही मेन कारण वहाँ पर हुआ है। वहाँ पर जो है वो जब बरसात हुआ, अभी कुछ समय पहले बरसात हुआ तो बाढ़ आ गया था, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ क्राइसिस आ गई है। कारण ये है कि वहाँ शहरीकरण इतना अधिक हो गया है कि वहाँ की जो सतह है वो इंटरलॉक हो चुकी है वहाँ पे, क्योंकि वो स्थान जो है बेंगलुरु वो एक प्रकार से हिल स्टेशन पे है, उसकी ऊंचाई वैसे ही बहुत अधिक है, और उसके नीचे कंक्रीट की मात्रा अधिक हो गई, जिस वजह से वहाँ का जो जलस्तर है वो नीचे गिर गया, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है, जो भूगर्भिक जल है, उसका रिचार्ज नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं कि जो बेंगलुरु है वहाँ पर पानी किन किन माध्यमों से आता है। देखिए, पानी की आपूर्ति किन किन माध्यमों से होती है। देखिए, एक डायग्राम हमारे पास है, ये एक ग्राफ बना के लाए हैं, इसको देखेंगे आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 कलर से मैंने इसको पेंट किया है। तो पहला कलर जो ये दिखाता है, देखिए यहाँ पर बेंगलुरु में अधिकतम पानी जो है वो नदियों से आती है, और वो मुख्य नदी जो है वो कावेरी नदी है। देखिए, जो आपको नीला वाला कलर दिख रहा होगा वो ये दिखाता है कि इतना पानी जो है वो अर्थात 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से आता है, जिसकी दूरी जो है वो बेंगलुरु से 200 किलोमीटर स्थित है। मतलब वहाँ 200 किलोमीटर से प्रोसेस करके माध्यमों से लेकर के शहरों में पहुँचाया जाता है, जिसके लिए सरकार जो वहाँ की वो कुछ जो है वो योजनाएं लेकर के आई है, जो भी चल रहा है, प्रोसेस में है। लेकिन और ये जो लाल वाला कलर दिखा रहा है ये बताता है कि 55 करोड़ लीटर पानी जो है वो बोरवेल से अर्थात बोरिंग से नीचे करके आता है। पूरे बेंगलुरु को कुल मिलाकर के
करोड़ लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। कितना? 200 करोड़ लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें से 145 करोड़ लीटर पानी केवल नदी कावेरी नदी से आता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि भूगर्भिक जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे जो बोरवेल का पानी हुआ जिससे आता था, वो बोरवेल जो है वो सूख गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नदियाँ हैं, क्या यहाँ पर और कोई नदी है? देखिए, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इसकी सहायक इसके आसपास नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे एक है अर्कावती और चिन्नार आदि, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो अभी वर्तमान में नालों में परिवर्तित हो चुकी हैं। तो जिस कारण से वहाँ पे जो है वो क्राइसिस, वाटर क्राइसिस आ गया है। आप लोग सोचते होंगे कि नहर जो है, जैसे अभी यूपी में है, यूपी में तो चाहे जहाँ बोरिंग कर लो पानी आ जाता है भूगर्भ से, क्योंकि उसका स्तर नीचे ठीक ठाक चल रहा है अभी। लेकिन नदियाँ, जब नहर यहाँ पे आता है तो लोग सोचते हैं नहर की क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे बोरिंग से कर लेते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जहाँ नहर होता है, पानी लेकर के आती है, तो फिर वहाँ का वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जहाँ नदियाँ होती है आसपास, वहाँ का वाटर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। नदियाँ यहाँ की जो है वो सहायक नदियाँ जो है वो कावेरी को छोड़ करके सब नालों में परिवर्तित हो गई। तो इसका एक कारण ये भी है। अब अगला जो है वो डायग्राम आपको बताते हैं कि जल संकट उत्पन्न क्यों होता है, क्या कारण है जिस कारण से जल संकट उत्पन्न हो जाता है। पहला बात तो मैंने बताया कि भूगर्भ का जल जो होता है वो रिचार्ज जब नहीं हो पाता है, और मेन कारण उसका यही कि जब बरसात का पानी आता है तो उसका हम समुचित प्रयोग नहीं करते हैं। समुचित प्रयोग करने का मतलब है उसको कहीं नालों, कहीं गड्ढों में या कहीं तालाबों में उसको इकट्ठा नहीं करते हैं समुचित। इसके लिए जगह जगह पर तालाबों का निर्माण किया जाए, ताकि वो पानी वहाँ पर इकट्ठा रहे और पानी जो है वो रिच करके ज़मीन के नीचे चला जाए, रिचार्ज हो जाए। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है जो स्वतः ही अपना व्यवस्था स्थापित कर लेती है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्रकृति भी लाचार हो जाती है। लेकिन जब प्रकृति अपना क्रोध दिखाती है तो फिर वही जोशीमठ वाला हाल होता है। देखिए, और उसके बाद में क्या है कि ज़्यादातर जो धरातल है उसको प्लास्टर कर दिया गया और इंटरलॉकिंग कर दी गई, जिससे पानी का नीचे आने का जो है वो रास्ता बंद हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी। अगला डायग्राम जो हमारे पास है, हम ये बताते हैं कि जो भारत के अन्य शहर हैं, कि क्या कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति फिर से दोबारा आने वाली है, उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भारत है, ये एक डायग्राम देखिए। ये डायग्राम जब आप देखेंगे इधर, ये वाला, तो जब हम देखेंगे तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो नीला वाला भाग है और एक सफ़ेद वाला भाग है। तो हम जब देखेंगे तो इसमें जो नीला वाला भाग है वो ये बताता है कि भारत में 76% जो लोग हैं वो अभी भी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। ये नीला वाला भाग जो है वो 76% को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि अभी भी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं लोग। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिनमें ये संकट उत्पन्न होने की संभावना है और वो भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी तो दिल्ली है। दिल्ली में तो वैसे वाटर क्राइसिस अभी चलता ही रहता है, वहाँ पे बहुत किल्लत है पानी की। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, वेल्लोर, हैदराबाद, इंदौर, आगरा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, और उसके बाद पंजाब के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा माना आ रहा है कि कुछ समय के बाद में समस्याएं ऐसे ही वहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए लोगों को सचेत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ये मत सोचिएगा कि हम जिस नाव में बैठे हैं ना वो नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि आप उसी नाव में बैठे हो जिस नाव में अभी वो लोग हैं जहाँ पे क्राइसिस है। तो जब वहाँ पे उस नाव में छेद है, तो जब वो डूबेगी तो आपको भी लेके ही जाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो एक हमारा घर है। कहते हैं ना, संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम। तो आप कभी ये नहीं बच सकते हो कि वहाँ तो आ रहा है अभी तो हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन उसी नाव में आप बैठे हो जिस नाव में छेद है। तो संसार एक नाव है और इसको बचा करके रखना हम लोगों का दायित्व है। नहीं तो ऐसा ही स्थिति आ जाएगी जैसे सऊदी अरब और अरब कंट्री हैं जितने भी, जहाँ पे पानी की किल्लत अभी बरकरार है। तो ऐसा सिचुएशन ना आ जाए, इसके लिए हमें अभी से ही सचेत होने की ज़रूरत है। जय हिंद।